मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो भी एक दो क्लास होंगे, आज तो हम लोग सर्कल का बेसिक जानेंगे। फिर उसके बाद इसके जितने भी रिलेटेड थ्योरम्स होंगे उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वृत्त अर्थात सर्कल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वृत्त क्या होता है। अगर यूँ कहें डेफिनेशन, तो वृत्त जो है वह बिंदुओं का एक समुच्चय है। क्या है भाई? वृत्त एक बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हों। अर्थात एक फिक्स्ड बिंदु लेते हैं, एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस से, मान लीजिए बिंदुओं बहुत सारा बिंदु एक बिल्कुल फिक्स दूरी पर बहुत सारा बिंदु रखे, जो आकृति मुझे मिलता है ये वृत्त कहलाता है। ये सभी बिंदु हैं। अर्थात वृत्त के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, वृत्त क्या है भाई? बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है, बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हों। अर्थात इसी चीज़ को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वृत्त जो है वह बिंदु पथ है जो एक फिक्स्ड पॉइंट के, यहाँ जो ये मेरा ये निश्चित पॉइंट बिंदु है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर जो बिंदु पथ बनता है वो वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का वृत्त हो गया। अब जानते हैं ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना जी, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जो निश्चित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। यानी कि अगर ये एक सर्कल है तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, अर्थात ये है हम लोगों का सेंटर। और फिर ये जो सेंटर है और ये जो मुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, यानी ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं भाई? ये है परिधि अर्थात सरकमफेरेंस। ये इसका सेंटर कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब इस सेंटर से इस परिधि पर के किसी भी बिंदु, क्योंकि परिधि जो है वो बिंदुओं का समूह है, इसमें हज़ारों लाखों बिंदु हैं, तो सेंटर से परिधि के किसी भी बिंदु तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए किसी एक बिंदु से इसको मिला दिए, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है भाई? त्रिज्या। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो कि सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या या रेडियस। अगर मैं सेंटर को और वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिला दें जो कि केंद्र से गुजरती हो, तो ये कहलाता है हम लोगों का व्यास, डायमीटर। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है ये हम लोगों का व्यास कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इससे रिलेटेड एक दो और टर्म को। मान के चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। ये एक सर्कल है, सर्कल के वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं भाई? जीवा। मान चलिए कहीं भी किसी भी दो पॉइंट को अगर मिला दिए तो ये जो रेखा होता है
इसको हम बोलते हैं जीवा, इसी को बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ओके। जीवा क्या होता है भाई? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अगर सोच के देखिए, ये जीवा हो सकता है यहाँ से मिला दें, तो एक वृत्त के अंदर ढेर सारी अनंत जीवाएं होती है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। अब सवाल ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग केंद्र के नज़दीक जाएंगे, ये देखिए तो ये जीवा लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे केंद्र के नज़दीक खींचते जाएंगे, ये जीवा क्या हो रही है? लगातार बढ़ी। ये छोटा था, इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। इससे ऊपर गए तो ये छोटा हो गया, और छोटा और छोटा और छोटा। ठीक है, यानी कि ये जो केंद्र है, जब कोई जीवा केंद्र से गुजरती है तो उसकी लंबाई सर्वोत्तम होती है या सर्वाधिक होती है। यानी केंद्र से जो गुजरने वाली जीवा है उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, और यही व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? व्यास कहलाता है। दूसरे कंडीशन में हम कह सकते हैं व्यास का, हम दूसरा डेफिनेशन क्या कह सकते हैं भाई? व्यास क्या है? तो व्यास एक ऐसी जीवा है जो केंद्र से गुजरती हो। ठीक है, चलिए, यानी कि जीवा जो है वो, जो व्यास है वो एक जीवा है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी, अगर इसका जितना भी व्यास हम खींचें वो सब क्या होगा? वो एक जीवा होगा। लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होगा। हर एक फैक्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यानी कि सभी जीवाएं व्यास नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई व्यास है तो डेफिनेटली एक जीवा होगी। ठीक है, चलिए, यहाँ से एक चीज़ और हम लोग जान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक लेके आर है, ये भी आर होगा, है कि नहीं? अर्थात जो ये मेरा व्यास था, जो डायमीटर था, डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर हो जाता है फॉर्मूला 2r। यानी व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी उसको 2 से गुना करते हैं। ठीक है, ये था हम लोगों का जीवा, कॉर्ड। अब एक दूसरा टर्म और हम लोग डिस्कस करते हैं चाप के बारे में, आर्क। ये जो बिंदु पथ है ना जी, परिधि का जो बिंदु पथ है, इसका किसी भी एक हिस्से को, मान के लिए हम लोग इसको काट दिए अगर यहाँ से, ये जो हिस्सा है ना जी, ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क कहलाता है, ये चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप। ये चाप है हम लोगों का आर्क। अब यार देखिए, अगर ये वृत्त है और इसको हम लोग खंड करते हैं, मान लीजिए यहाँ से काट दिए, यानी ये जो हिस्सा है, यानी चाप क्या है? वो परिधि का एक टुकड़ा है। परिधि का जो टुकड़ा है उसको हम लोग चाप बोलते हैं। यानी हम लोग ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, यानी ये जो मुड़ा हुआ है क्षेत्र, ये इसको हम लोग चाप बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको 2 टुकड़ा कर देता हूँ तो मेरे पास 2 चाप है, एक ये चाप और एक ये चाप। यानी चाप जो है 2 हो गया। जो बड़ा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। और ये छोटा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं लघु चाप, अर्थात माइनर आर्क। और ये हो गया मेरा मेजर आर्क। आर्क समझ गए? आर्क क्या भाई? कि परिधि का टुकड़ा आर्क कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और जानते हैं सेगमेंट के बारे में, इसी में हम लोग देख लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग देखे थे जीवा के बारे में, कॉर्ड के बारे में। मान के चलिए कि अगर ये वृत्त है और इसको मिला दिए, ये क्या है भाई? ये जीवा है, ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड इस वृत्त को 2 हिस्सों में बांटता है। जरा देखिए तो, 2 टुकड़ा किया गया, एक टुकड़ा ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं भाई? वृत्तखंड। वृत्तखंड है ये हम लोग का सेगमेंट कहलाता है। अब जो वृत्तखंड है, जब इसको गौर से देखिएगा तो इसमें 2 वृत्तखंड हैं। एक वृत्तखंड बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है।
जो बड़ा है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो छोटा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट। यानी कि अब जरा देखिए कि वृत्त को अगर हम लोग जीवा से 2 टुकड़ों में बांटे हैं तो ये सेगमेंट का निर्माण करता है, एक दीर्घ सेगमेंट मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिज्यखंड। अभी जस्ट हम लोग वृत्तखंड देखे थे, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर है, अगर हम लोग त्रिज्या खींच लें, ये दोनों इसका त्रिज्या है, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, ये फिर से ये वृत्त 2 टुकड़ों में बढ़ गया है। बढ़ गया क्या? एक ये वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा, और एक छोटा वाला हिस्सा। तो ये दोनों परस्पर त्रिज्यखंड कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब ये दोनों इसमें एक बड़ा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है। ये जो है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और जो छोटा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये जो है। अब देखिए 2 चीज़ क्लियर हो गया होगा अभी। वृत्त को अगर जीवा बांटती है तो सेगमेंट फॉर्म होता है, वृत्तखंड बनता है। अगर त्रिज्या बांटती है तो सेक्टर अर्थात त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। ठीक है, धन्यवाद। अब एक चीज़ और बात करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानना ज़रूरी है। मान के चलिए कि एक ही बिंदु से अगर अलग अलग त्रिज्याओं का वृत्त खींचा जाए, मान लीजिए ये एक वृत्त खींच दिए, एक ये वृत्त खींच दिए, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस कैपिटल R है। अगर एक ही बिंदु से 2 वृत्त को खींचा जाए, ये दोनों वृत्त परस्पर संकेंद्री वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है ये भाई? संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कि मान के लेकर ये वृत्त है, ठीक है, देखिए ये जो कोई वृत्त है ये पूरे हिस्से को 2 पार्ट में बांट रहा है। एक ये वृत्त का हिस्सा है और ये इसके बाहर का जो हिस्सा है वो एक्सटीरियर। अगर मैं बात करूं, ये बाह्य हिस्सा है, बाह्य भाग, और ये इसका आंतरिक भाग है। छोटी छोटी बात है लेकिन जानना जरूरी है। देखिए क्या है कि अगर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, और मान चलिए कि मैं एक बिंदु यहाँ ले देता हूँ, एक बिंदु यहाँ ले देता हूँ, एक बिंदु यहाँ ले देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। मान चलिए कि अगर मैं इसका डिस्टेंस बात करूँ, अगर इसका डिस्टेंस डी है, ठीक है, ज़रा गौर से देखिए, ये जो डी होगा, डी यदि आर से छोटा है, डी यदि आर से छोटा है तो ये इसके आंतरिक भाग में होगा। अगर डी आर के बराबर है तो वह वृत्त पर होगा, और अगर ये डी, अगर ये डी आर से बड़ा है तो ये इसके बाह्य भाग में स्थित होगा। ये बाह्य भाग में होगा, ये वृत्त पर होगा और ये इसके आंतरिक भाग में स्थित होंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी बिंदु वृत्त पर है या वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है, वह उसका केंद्र से दूरी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर केंद्र से जो उसका दूरी है, सेंटर से जो उसका दूरी है, अगर आर से छोटा है तो वृत्त के भीतर कहीं पे होगा, आर के बराबर है तो कहीं वृत्त पर ही होगा, और अगर आर से बड़ा है तो उसके
बाह्य भाग में स्थित होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी पॉइंट वृत्त के बाहर है तो उसका वृत्त पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर इसके पॉइंट को देखता हूँ। मान के चलिए ये कोई वृत्त है, इसका सेंटर O है, ठीक है। एक पॉइंट A है जो कि वृत्त के बाहर में स्थित है, यानी यहाँ जो D है इज़ ग्रेटर देन R, ठीक है। इस पॉइंट से इस वृत्त पर दो लाइन खींच सकते हैं। ज़रा गौर से देखिए तो, एक लाइन ये जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, और एक लाइन ये जो वृत्त को एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो जो वृत्त को एक बिंदु पर काटे या मिले ये कहलाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। और जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या इसी को कहते हैं छेदक रेखा। देखिए तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, इसको लिखते हैं M, इसको लिखते हैं, या ये एक बिंदु पे मिल रही है केवल P। यानी कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल कोई एक बिंदु मिले, वृत्त किसी एक बिंदु पर मिलती हो तो वो लाइन स्पर्श रेखा कहलाती है। और अगर दो बिंदुओं पर काटे तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। मान लीजिए ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। अगर मैं ये कहूँ तो ये प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर मिल रही है तो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट स्पर्श रेखा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सर्कल है, इसमें ढेर सारा पॉइंट है। तो एक स्पर्श रेखा होता क्या है एक्चुअल में कि अगर कोई भी रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। मान के चलिए से ये लाइन है, ये सिर्फ इसके एक बिंदु पर टच कर रही है तो ये स्पर्श रेखा है। मान के लिए ये लाइन स्पर्श रेखा है, ये लाइन स्पर्श रेखा है, ये लाइन स्पर्श रेखा है। अर्थात अगर कोई रेखा बिंदु को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। अब वृत्त में तो हजारों लाखों बिंदु हैं, इसलिए किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर मैं स्पर्श रेखा का बात करूं कि किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकता है, तो किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बात पर गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ वृत्त का बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो केवल दो, ये और ये। अगर हम बाह्य बिंदु का चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जाना है तो केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्पर्श रेखा को ही, स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे कि दो वृत्तों पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की
संख्या, यानी कि किसी दो वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि किसी दो वृत्त पर मैक्सिमम अधिकतम 4 स्पर्श रेखा खींच सकती है, जबकि मिनिमम 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी अगर दो वृत्त पर है तो अधिकतम 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि न्यूनतम 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके लिए क्या शर्तें हैं, आइए उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला, मान चलिए कि ये एक वृत्त ये है, दिखाई दे रहा है ना, एक वृत्त ये है, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस हम r ले लिए, इसका रेडियस हम r ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें स्पर्श रेखा कितना खींचा जा सकता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। लेकिन एक और स्पर्श रेखा और खींच सकते हैं, इसको यहाँ टच कर रही है और इसको यहाँ टच कर रही है, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है। यानी कि स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 हो सकती है। कब भाई, जब केंद्रों के बीच का डिस्टेंस, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग d लिखते हैं। यानी ये सारा स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वह डिपेंड करेगा किस पे भाई, इस डिस्टेंस पे। ये जो d है, केंद्रों के बीच का जो दूरी है उस पे डिपेंड करेगा स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है। पहले देख लेते हैं एक चीज़ और। ये जो 4 स्पर्श रेखा हैं, ये देखिए तो ये स्पर्श रेखा, ये वाला और ये वाला, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, इसको हम बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। यानी कि ये हो गया कॉमन टेंजेंट लाइन। और ये जो तिरछी है, ठीक है, ये जो तिरछी लाइन है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, यानी कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट लाइन। देखिए तो ये जो तुम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अनुस्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा जो है वो 4 हो सकती है। ये जो स्पर्श रेखा है, ये वाला लाइन, ये जो 2 स्पर्श रेखा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा। और जो ये तिरछा जो है, ठीक है, ये 2 अनुस्पर्श रेखा जो है, एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट, यानी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, यानी स्पर्श रेखा का जो संख्या है वो 4 कब हो सकता है। यहाँ देखिए तो ये बोले थे कि ये डी पे डिपेंड करता है। अब देखिए ये डी पे डिपेंड करता कैसे है। मान चलिए कि अगर मैं इधर एक आर खींचता हूँ, एक आर ये हो गया और ये आर हो गया, यानी ये आर और ये आर, यानी अगर दोनों वृत्त अलग अलग हो, ठीक है, यानी दोनों वृत्त अगर अलग अलग हो तभी ना 4 स्पर्श रेखा हो सकता है भाई। यानी कि यहाँ दिख रहा है ना, यानी ये जो डी है, ये वैल्यू है वो बड़ा होनी चाहिए किससे भाई, इन दोनों के का जो रेडियस का जो योगफल है उससे ज़्यादा। यानी कहने का मतलब ये दोनों अलग कब होगा, जब ये रेडियस और ये रेडियस को जब जोड़ेंगे, यानी अगर ये जो d है, यानी अगर d का वैल्यू इन दोनों के योगफल से अगर ज़्यादा हुआ तब ये दोनों अलग अलग होगा। और अगर दोनों वृत्त अलग अलग हैं, ठीक है, तो कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं भाई, ये 4 स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। ये पहला केस था। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। बोल रहे थे
मान लीजिए अगर ये एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो जो स्पर्श करे उसको हम लोग स्पर्श वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई? स्पर्श वृत्त बोलते हैं। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। अब मैं इस पे स्पर्श रेखा अगर खींचूं, एक स्पर्श रेखा ये हो गया भाई, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। दूसरा स्पर्श रेखा ये हो गया भाई, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, और तीसरा स्पर्श रेखा ये हो गया भाई, जो कि दोनों को यहाँ मिल रहा है। ये जो पॉइंट होगा ये तीनों के लिए कॉमन होगा, इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए और ये स्पर्श रेखा के लिए, ये तीनों के लिए ये कॉमन पॉइंट है। अर्थात स्पर्श रेखा का जो संख्या था, स्पर्श रेखा का जो संख्या था वह 3 हुआ। मैक्सिमम कितना हुआ भाई? 3 हुआ। तो अभी जस्ट हम लोग बात करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इन दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है। अगर गौर से देखें तो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r है, अर्थात ये जो d जो होगा वह इसका और इसका योगफल के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यानी कि अगर केंद्र के बीच का जो दूरी है अगर दोनों के त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो तो स्पर्श रेखा का संख्या कितना हो सकता है भाई? 3। स्पर्श रेखा का संख्या 3 हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्पर्श रेखा का संख्या 2 कब हो सकता है। अब तो आप सोच सकते हैं, मान लीजिए एक सर्कल ये है, ठीक है, और दूसरा सर्कल ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अब अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा की बात करूं, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, सॉरी मान लीजिए ये दूसरा स्पर्श रेखा हो गया। इस पे मैक्सिमम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। और अगर मैं इसका बात करूं, इसके डिस्टेंस का, मान लीजिए अगर ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो ये जो केंद्र का जो डिस्टेंस होगा, यानी ये जो d होगा वो उसके योगफल से कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि d अगर लेस देन हो कैपिटल R प्लस स्मॉल r के, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है भाई? 2। यानी कि अब तक में हम लोग 3 केस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब लोग नेक्स्ट केस देखते हैं जब स्पर्श रेखा एक होंगे। मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। इसका मान लीजिए ये रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो इस पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ये मेरा स्पर्श रेखा है, यानी कि इन दोनों वृत्तों से गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा की संख्या है वह कितना होगा? 1 होगा, केवल 1 होगा। वो कब होगा? जब ये जो d है ये बराबर हो जाए किसके? r माइनस r के। यानी इसके अंतर का अगर ये बराबर हो जाए, यानी कि इसका जो r है अगर इसका अंतर इस d के बराबर हो जाए, इसके डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब ये इसके परिधि पे मिलेगी। और अगर परिधि पे मिल रही है तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है भाई? स्पर्श रेखा की संख्या 1 हो सकती है। और सबसे लास्ट केस जो है वो देख लेते हैं। ये देखिए, अगर ये मेरा एक सर्कल है, ये जो D है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यानी अगर ये D इज़ लेस देन R माइनस R, ये जो केंद्र से बीच का जो दूरी है अगर इसके अंतर से भी छोटा हो तो कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। यानी कि स्पर्श रेखा का जो संख्या है यहाँ वो क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। अर्थात 2 वृत्त से गुजरने वाली, अगर 2 वृत्त है उससे गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा है
वो मैक्सिमम अधिकतम 4 हो सकती है, जबकि न्यूनतम 0 हो सकती है। अब 4 कब होगा, एक बार मैं शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूँ कि यदि अगर ये जो d था, अगर इसके योगफल से बड़ा हो तो 4 स्पर्श रेखा, अगर ये इसके बराबर हो तो 3 स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो, सॉरी डी जो हो इन दोनों से छोटा हो तो 2 स्पर्श रेखा। अगर डी इक्वल टू आर माइनस आर हो, अंतर के बराबर हो तो 1 स्पर्श रेखा। और कहीं अगर ये इससे भी छोटा हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वह 0 होगा। ये 5 केस हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो क्लास है, आज जितने भी टर्म को हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हम लोग एक एक करके थ्योरम्स को देखेंगे, ठीक है। जिन थ्योरम्स पे आधारित क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उस प्रत्येक थ्योरम्स को हम लोग डीपली देखेंगे। तो आज तक इतना रहने देते हैं, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।